हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। देखो, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो आपको इस वीडियो के थंबनेल से पता चली गया होगा। तो इस लेक्चर के अंदर अपने टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं, काफी छोटा चैप्टर होने वाला है ये। इसके अंदर पहला टॉपिक अपना रहेगा फैराडे लॉ। फैराडे ने लॉ क्या दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। उसके बाद अपने पास टॉपिक रहेगा लेंस लॉ, लेंस का नियम। उसके बाद रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस एल, स्वप्रेरण, कौन सा, स्वप्रेरण। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। उसके बाद अपने पास आएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो जनरेटर बनता है वो कैसे बनता है, उसके अंदर हानि कौन सी हो सकती है, ठीक है। या आप इसको कह सकते हो ट्रांसफॉर्मर, इसका अपने पास टॉपिक है। और ट्रांसफॉर्मर जो टॉपिक है वो अपने यहीं पढ़ लेंगे, तो जो आगे वाला चैप्टर आएगा वहां अपने को ट्रांसफॉर्मर टॉपिक पढ़ने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। जनरेटर और जो जनरेटर जो है वो टॉपिक ट्रांसफॉर्मर के साथ रिलेट होता है, ठीक है। तो अपने यहां पे चलो ट्रांसफॉर्मर फिर अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जनरेटर। और ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए तो वो आप यहां पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो देखते हैं, शायद यहीं पढ़ लेंगे, देखते हैं वो क्या करते हैं अपने इस लेक्चर के एंड में, देखते हैं वो। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करेंगे, आप उसके नोट्स बनाएंगे। और कहीं डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में या ग्रुप डिस्कशन में पूछ सकते हैं। और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपको डाउट आता है आप वहां पूछ सकते हैं ना। इसकी पीडीएफ वगैरह सब वहीं अपलोड होती है। ये जो आपके लेक्चर रहेंगे, चाहे एचपीएससी फिजिक्स का एग्जाम हो, चाहे आपके पास आरपीएससी फिजिक्स हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे केवीएस हो, या और भी कोई पीजीटी फिजिक्स एग्जाम हो, वहां ये सारे लेक्चर काफी हेल्पफुल, एक तरीके से तुम कह सकते हो कि रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ जानने से पहले जरूरी है आप जाने कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जिस प्रकार अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, उसी प्रकार अपने पास क्या आता है, चुंबकीय फ्लक्स, जिसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखा जाता है बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर से, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर से। अगर आप पार्टीशन में इसको लिखें तो ये आएगा डी फाई का इंटीग्रेशन और ये आ जाएगा फाइव बी। कहने का मतलब, अगर आप पार्टीशन की बात करें कि एक छोटे से पार्ट्स डीएस से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है। इंटीग्रेशन का साइन यहां पे नहीं है, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करके अगर आपको कंप्लीट फ्लक्स निकालना तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा फाइव बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जहां क्या है, बी डॉट डीएस क्या है, बी का मापांक, डीएस का मापांक और कोस थीटा है। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब बात ये आई, मैग्नेटिक फ्लक्स को फिजिकली थोड़ा सा डिफाइन करना हो तो, कि जो भी एरिया है उससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आपका एरिया है उससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है। कौन बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की जब बात हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स की जब बात हो गई थी तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लो, यही देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन है अपने पास कि जब आपके पास एरिया है, जो एरिया है वो कितना है, 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है उस जगह, वो आपके पास 2i कैप माइनस 2k कैप इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है। तो फिर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका सॉल्यूशन देखो, ये हो जाएगा फाइव बी बराबर बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, बी डॉट ए करो, ये ए रहा ये बी रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो आई का आई के साथ 2 3 6 प्लस जे का जे के साथ, जे है नहीं तो 0, के का के साथ माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस 2 दूने 4 इंटू में क्या आ जाएगा, 10 की -2, 10 की -4, 10 की -6, मात्रक क्या हो जाएगा फ्लक्स का, वेबर डब्ल्यू बी। तो ये बन गया 2 गुणा 10 की घात -6 वेबर। ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब देखो इसके बाद आता है फैराडेज लॉ। फैराडे ने क्या नियम दिए, देखो,
फैराडे ने विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण था आपके पास, उसके लिए इसने दो नियम दिए। इसमें से पहला नियम क्या था कि अगर कोई कुंडली है, अगर मान लो आपके पास कोई कुंडली है, कुंडली किसे कहते हैं, वर्ताकार लूप बना दिया आपने वायर का, इसे क्या कहेंगे, कुंडली कहेंगे, और इसके बहुत सारे फेरे बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कुंडली है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, फेरे, ठीक है। तो फैराडे का नियम जो है, इसके दो नियम थे। फैराडे का नियम क्या था, दो भागों में था। फैराडे का प्रथम नियम क्या था कि अगर तुम क्या करते हो, किसी कुंडली से संबंध विद्युत या चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हो, परिवर्तन करते हो, तुम किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हो, तो वहां क्या प्रेरित हो जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। कहने का मतलब अगर तुमने यहां पे क्या किया, फर्स्ट नियम क्या है, प्रथम लॉ क्या है, तुम किस में चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में। किसमें, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करते हो, चेंज करते हो, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। या तुम कह दो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है। यह प्रथम नियम था। तो यहां क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से। ओके, या आप कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। दूसरा क्या आता है, दूसरा ये आता है, दूसरा नियम क्या बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये तो पहले ने बता दिया, पर ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा ये किसने बताया था, ये बताया था द्वितीय नियम ने। तो ये आ जाएगा अपने पास सेकंड लॉ या द्वितीय नियम। तो इसमें आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ई लिख के, ये वाला ई नहीं और नया कैपिटल वाला दूसरा वाला ई इसको, ये। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये क्या होगा, समानुपाती होगा फ्लक्स में परिवर्तन के। किसके, फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा। इसको हटाओगे तो यहां पे कांस्टेंट आ गया -1। कहने का मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, वो कितना होगा, वो होगा E बराबर -d∅b बटा dt। यहां d∅b बटा dt क्या है, एकांक समय के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन है। कहने का मतलब फ्लक्स के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, वो आपको क्या बताएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताएगा। अब यहां पे नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि जो आपका विद्युत वाहक बल है, जो E है आपका, वो क्या कर रहा है, उन कारणों का विरोध कर रहा है जिनकी वजह से वो उत्पन्न हुआ था। यहां पे नेगेटिव साइन क्या बताता है, वो उन कारणों का हमेशा विरोध करता है जिनकी वजह से वो उत्पन्न हुआ। जैसे कि मान लो आपने किसी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की, क्या की, धारा प्रवाहित कर दी, तो उससे क्या हुआ, उसके अंदर फ्लक्स बढ़ेगा, तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो इस तरीके से होगा कि वो धारा को क्या करने की ट्राई करेगा, कम करने की ट्राई करेगा, क्योंकि वो जनरेट किसकी वजह से हुआ है, उस धारा के आने की वजह से जनरेट हुआ है। तो अब उसमें इंड्यूस्ड इस तरीके से होगा कि वो धारा क्या हो जाए, कम हो जाए। धारा कम कैसे होगी, जब इसके विपरीत दिशा के अंदर धारा बहने की ट्राई होगी या विपरीत दिशा में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास द्वितीय नियम था। अब बात करें अगर इसमें क्या होते, एन राउंड होते, कुंडली में एन राउंड हो तो ई क्या हो जाएगा, -n d∅b बटा dt। इस पे भी एक एग्जांपल देख सकते हैं आप। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर आपके पास ∅b क्या है, 2t² माइनस का 6t प्लस का 9 मिली वेबर है, तो t = 5 सेकंड के ऊपर आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होगा, कितना हो जाएगा, देखो E बराबर माइनस का d∅b बटा dt। इसका कर दो डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, -12i 2 दूने 4 t माइनस का 6 प्लस का 0, तो ये आ गया माइनस का 4t प्लस का 6। कितने पे चाहिए, t = 5 सेकंड पे चाहिए, तो मान रख दो 5। तो E बराबर क्या आ जाएगा, -4 गुणा 5 प्लस 6, तो ये आ जाएगा -20 प्लस 6, तो -14। ये क्या है, विद्युत वाहक बल है। ये जो होता है वोल्टेज के रूप में आता है, तो ये क्या है, मिली के रूप में है, तो यहां भी क्या आएगा, ये मिली वोल्ट के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा, मिली वोल्ट के रूप में आ जाएगा। इसके बाद अपने पास आता है लेंज का नियम। क्या आता है, लेंज का नियम। लेंज का नियम जो यहाँ पे E = -d∅/dt आया था, नेगेटिव साइन आया था ना, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड नॉलेज देगा, एक्सटेंडेड उसके बारे में बताएगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है
लेंस लो। लेंस लो या कह दो लेंस का नियम। देखो लेंस का नियम क्या है, किसी भी परिपथ के अंदर विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो हमेशा उन कारणों का विरोध करती है जिन कारण से वो पैदा हुआ था। समझे क्या? हमेशा उन कारणों का विरोध करेगी जिन कारणों से वो पैदा हुआ था। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, ये आपके पास कोई कुंडली है, ये आपके पास कोई कुंडली है, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये आपके पास कोई कुंडली है, इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे कि इस घड़ी से समझाता हूं। समझे आप इसको अच्छी तरीके से कि विद्युत वाहक बल इस तरीके से प्रेरित होगा कि वो हमेशा उन कारणों का विरोध करेगा जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कुंडली है, आपको ये कुंडली इस साइड से दिख रही है ना, देखो इस साइड से दिख रही है, आपकी आंख इस साइड में है, ठीक है, इस साइड से ये आपको यहां पे कुंडली दिख रही है। मान लो इस साइड से चुंबक पास लेके आऊं, जो चुंबक का जो एन है ना वो इसके पास लेके आऊं, तो ये क्या करेगा, इससे हो क्या रहा है, एन इसके पास एन क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है, तो ये इसका विरोध करेगा। जब एन इसके पास आ रहा है तो ये इसका विरोध करेगा, तो कुंडली के इस साइड में क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा इस तरीके से। और धारा किस दिशा में बहेगी, अब धारा इस दिशा में बहेगी। अब देख लो ये कौन सा है, ये है अपने पास वामावर्त, ये अपने पास वामावर्त है। कौन सा है, वामावर्त। अगर एन पास आता तो ऐसा होता, अगर एन दूर जाए तो, अगर एन दूर जाएगा तो ये क्या करेगा, विरोध करेगा, एन को दूर जाने का विरोध करेगा। पास आने का विरोध करेगा तो दूर जाने का विरोध करेगा, दूर जाने का विरोध करेगा। जब एन दूर जा रहा है तो ये क्या बनेगा, एस बनेगा। अगर ये किधर जाता, इधर जाता, तो अब क्या बनता, एस बनता। और यहां जो कुंडली होती उसमें धारा किस तरीके से बहती, इस तरीके से बहती। समझ गए। ये अब सेम ही कर लो आप एस के लिए, अगर आप एस पास लेके आते तो ये विरोध करेगा, यहां क्या बनेगा, अब एस बनेगा, ठीक है ना। एस अगर पास लेके आते तो यहां क्या बनता, एस बनता। अगर इससे एस दूर लेके जाते तो यहां क्या बनता, एन बनता। समझ गए आप, चार तरीके बता दिए। एन पास आएगा तो एन बनेगा, एन दूर जाएगा तो एस बनेगा, एस पास आएगा तो एस बनेगा, और एस दूर जाएगा तो एन बनेगा। मतलब हमेशा उन कारणों का विरोध होगा जिसकी वजह से जो ईएमएफ है वो पैदा हो रहा है। अब देखो यहां एक जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम जो है वो किस पे आधारित है, किस संरक्षण नियम के बारे में बता रहा है, तो ये अपने को बता रहा है ऊर्जा संरक्षण के बारे में। किसके बारे में, ऊर्जा संरक्षण के बारे में। लेंज का जो नियम है वो हमें किस संरक्षण के बारे में बताता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताता है। इसके बाद अपने पास आता है गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल, जिसे आप कह सकते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। इसमें एक सिंपली फॉर्मूला देखना चाहो तो सिंपली देख लो, वरना एक तरीका है। यहां पे देखो क्या है, जो ई है वो अपने पास क्या था, माइनस का डी फाई बी बटा डी टी था। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेसिकली ये होता है कि जैसे आपके पास एक आयताकार लूप टाइप है ये, ठीक है, इसके अंदर एक ये धातु की छड़ रखी हुई है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है। किसमें है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड में है। अब इसका जो ये वाली छड़ है ना, ये क्या कर रही है, इधर मूव कर रही है। कितने वेग से, v वेग से मूव कर रही है। कितने वेग से मूव कर रही है, v वेग से मूव कर रही है। तो इसकी ये वाली लंबाई चेंज होगी, ये वाली तो l है ही, ठीक है। इसको आप मान लो ये कितनी है, x है। कितनी x है, तो डी फाई बाई डी टी होगा, तो माइनस का डी बाई डी टी, तो भाई डी फाई क्या आ जाएगा, डी फाई आ जाएगा बी डॉट डी ए। तो डॉट डी ए क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है l, चौड़ाई कितनी है x। लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है l और चौड़ाई कितनी है x। अब जो डॉट प्रोडक्ट है आप देखोगे, डॉट प्रोडक्ट देखो, जो एरिया बन रहा है उसका एरिया वेक्टर कहां है, बाहर की ओर या कह दो अंदर की ओर, अंदर की ओर है ना। और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है, अंदर की ओर। जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा तो कोस थीटा कितना है, 0। तो कोस क्या बन गया, कोस थीटा कोस 0 क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये आपके पास आ गया माइनस डी बटा डी टी बी
एल एक्स। यहां पे देखो माइनस का बी एल बार आ जाएगा, ये क्या बचा डी एक्स बटा डी टी। इस साइड में जब मूव कर रहा है इसकी लेंथ क्या है एक्स है, या कह दो डिस्प्लेसमेंट कितनी बन रही है एक्स, और समय कितना है टी, तो डी एक्स बटा डी टी क्या रहेगा वी रहेगा ये वाला। तो ये बन गया अपने पास ई बराबर माइनस का बी एल वी, कितना बन गया माइनस का बी एल वी। अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ये हो जाएगा प्लस का बी एल वी। ठीक है, इसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब अपने पास अगर मोशनल ईएमएफ इतना आ जाए तो इससे रिलेटेड और एक चीज और भी देखना, अगर आपके पास कहीं भी ई आ गया, विद्युत वाहक बल आ गया, तो विद्युत वाहक बल जो है किससे कंपेटिबल है, किसके बराबर है, ये विभव के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जो उत्पन्न विभव हो रहा है ना उसके बराबर ये होगा। तो अगर आपको यहां पे क्या निकालना हो, अब अगर आपको यहां पे करंट निकालनी हो तो वो कितनी आ जाएगी v बटा आर, तो यहां क्या आएगी ई बटा आर। क्या आ गई ई बटा आर आ गई। तो ई का मान बी एल वी, वी कौन सा वेग वाला, डिवाइड बाई क्या आ गया आर आ गया। अब तुम्हें इसमें क्या निकालना हो, बल निकालना हो तो बल भी निकाल सकते हो। बल क्या आएगा, इसके बल कितना लगे रोड के ऊपर, वो लगता है आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। यहां पे जो एल की दिशा है, जो एल की दिशा है वो जो बी की दिशा है 90 डिग्री कौन है, तो साइन 90 1, तो यहां आ जाएगा आई एल बी। आई का मान रख दो कितना है बी एल वी बटा आर, इंटू में क्या आ जाएगा एल, इंटू में बी, तो ये क्या बन गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटा आर। ये तुम्हारे पास क्या आ गया बल आ गया कि इस रोड के ऊपर कितना बल लगेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटा आर लगेगा। अब इस प्रक्रिया में किया गया कार्य भी आ सकता है कि इसको तुम मूव कर रहे हो तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कार्य भी निकाल सकते हो। कार्य क्या आ जाएगा एफ डॉट एक्स आएगा। शक्ति निकालनी हो तो क्या आएगी बल गुणा विस्थापन बटा समय, तो ये हो जाएगा एफ डॉट वी। तो एफ कितना है आपके पास, एफ आया आपके पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटा आर, इंटू में फिर से क्या है वी है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटा आर। तो पावर क्या आ गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटा आर। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है। इसके बाद आता है अपने प्रेरित धारा निकालनी हो, अपने क्या निकालनी हो इंड्यूस्ड करंट निकालनी हो और इंड्यूस्ड चार्ज निकालना हो कि जो ईएमएफ चेंज हो रहा है ना, जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से ईएमएफ आया, ईएमएफ आया तो उस ईएमएफ आया विद्युत वाहक बल है अपने पास विभव है, तो उससे धारा भी होगी और उससे प्रेरित आवेश भी होगा। तो वो देखो इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हो प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। ये कैसे निकलेगा देखो सिंपल सी बात, आई इजिकल टू क्या हो जाता है वी बटा आर, ये निकल गया कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज देखो इतना होता है। अब देखो आई होता है, इसको आप क्या लिखते हो, ये तो हो गया प्रेरित धारा इक्वेशन नंबर 1। जो आई है इसको आप क्या लिखते हो डी क्यू बटा डी टी, आवेश में परिवर्तन की दर धारा होती है। ई को क्या लिखते हो, ये आर का आर है, ई को क्या लिखते हो डी फाई बी बटा डी टी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्या लिखते हो डी फाई बी बटा डी टी लिखते हो। अब देखो डी टी से डी टी गया, डी टी से डी टी गया, ऐसे भी काट सकते हो, डी टी से डी टी गया तो क्या आ गया डी क्यू बराबर डी फाई बी बटा आर। अब चार्ज में परिवर्तन कितना हो रहा है इंटीग्रेशन कर दो, चार्ज में परिवर्तन हो रहा है 0 से q, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है पहले फाई 1 था अब कितना हो गया फाई 2 हो गया, तो इंटीग्रेशन करो वैल्यू रखो तो ये बनेगा q और इधर आएगा फाई 2 माइनस का फाई 1 बटा आर, फाई 2 माइनस का फाई 1 बटा आर, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई बटा आर। ये करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आवेश में परिवर्तन डी क्यू आ जाएगा। ये भी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है ही। अगर आपके पास क्या है एन फेरे हैं कुंडली के अंदर तो डी क्यू क्या आ जाएगा एन डी फाई बटा आर। ओके, अगर साइन के साथ जाना चाहो तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ जाना चाहो तो ये क्या रहेगा हमेशा प्लस में लिख देना इसको। इसके बाद अपने पास आता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र। आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक रोड क्या कर रही है घूर्णन कर रही है, एक रोड क्या कर रही है घूर्णन कर रही है, तो उसके लिए आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा।
उसके लिए आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा वो देखो। तो नई हेडिंग डालो, इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर ए रोड रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। हिंदी में आप लिख लो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, यहां मेटेलिक रोड लिख दिया। तो अब देखो आपके पास इसमें क्या है, इस केस में देखो क्या है, यहां आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपके पास मेटेलिक रोड है, और ये क्या कर रही है, इसमें घूर्णन करेगी। अब ये थीटा कोण पे घूम गई टाइम के साथ। ठीक है, ये कौन सी किस आवृत्ति से घूर्णन कर रही है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। इसकी जो कंप्लीट लंबाई है वो कितनी है, एल है। कितनी है, एल है। इसका जो कोई पार्ट है वो क्या है, डीएल है। पार्ट क्या है, डीएल है। एल, इसको आप इस तरीके से, कंप्लीट को एल मत लो, इसको आप इस तरीके से लो कि जो इसका जो डीएल पार्ट है ना वो इससे कितना दूरी पे है, स्मॉल एल दूरी पे है। ठीक है, इसका छोटा सा पार्ट है वो घूर्णन कर रहा है ऐसे। वैसे तो कंप्लीट रोड घूर्णन कर रही है, पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने देखेंगे कि इसका छोटा सा पार्ट है ना वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो डीएल पार्ट इसका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसकी कंप्लीट लंबाई कितनी है, एल है। जो आपका डीएल पार्ट है ना वो एल दूरी पे है, जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, एल दूरी पे। इसकी रोड की कंप्लीट लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है आपके पास, बी वेक्टर है, और कहां है वो, कागज के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, तो यहां आपका जो डीएल वाला पार्ट है ना इसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, देखो कितना था, ये बीएलवी था। कितना था, बीएलवी। एल मतलब इसकी लेंथ कितनी है, तो बी वेग, वी वेग से गति कर रहा है। इसकी लेंथ कितनी है, डीएल है। जो डीएल पार्ट था ना इसके लिए विद्युत वाहक बल कितना होगा, डीई बराबर बी एल वी होता है। एल क्या है, डीएल, और ये क्या हो गया, वी हो गया। अब यहां पे देखो वी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। क्या होता है, आर ओमेगा। आर मतलब सेंटर से दूरी और ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति। तो यहां पे आर मतलब सेंटर से दूरी कितनी है, एल है। तो एल और कोणीय आवृत्ति क्या है, ओमेगा। ये कितना आ गया, डीएल आ गया। तो यहां अगर आपको ई निकालना है तो ई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई। इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी ओमेगा एल डीएल। कोणीय आवृत्ति क्या है, निश्चित है। तो कर दो, इसकी जो लेंथ है इसका समाकलन होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो इसकी लेंथ कहां से कहां जा रही है, 0 से लेकर के एल तक। तो ई कितना आ जाएगा, ई आएगा अपने पास बी बाहर ओमेगा बाहर, एल का इंटीग्रेशन करोगे तो एल स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगेगी इतनी 0 से एल। तो ये ई कितना आ गया, 1/2 बी ओमेगा एल का स्क्वायर। तो ओमेगा अपने पास कितना आ गया, 1/2 बी ओमेगा एल का स्क्वायर आ गया। अगर चाहो तो आप ओमेगा का मान रख दो, ये तो छोटी सी बात है ना, ये आगे रख लेंगे क्वेश्चन में जब करेंगे। तो ओमेगा का मान क्या रख लेंगे, 2πf रख लेंगे, और जो मान अपने को चाहिए वो अपने निकाल सकते हैं। यहां पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास 0.5 मीटर लंबी छड़। मैं एल लिख दूं सीधा, एल कितना है, 0.5 मीटर लंबी छड़। एक चालक छड़ एक सिरे के सापेक्ष 0.04 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है, 0.04 टेस्ला दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र में 40 चक्कर प्रति सेकंड, एफ दे रखा है, मतलब आपको 40 चक्कर प्रति सेकंड। इसको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा, रुको 1 मिनट आप। 40 चक्कर प्रति सेकंड कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो विद्युत वाहक बल निकालना है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना वो कितना होगा। देखो इसमें क्या बोला आपको कि जो रोड थी उसकी लेंथ आपको दे दी कितनी है, 0.5 मीटर है। जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको दे दी आपको 0.04 मीटर है। ओके, और जो इसकी आवृत्ति है वो कितनी है,
40 राउंड पर सेकंड है तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, 1/2 बी ओमेगा एल का स्क्वायर मान रख दो, 1/2 बी का मान कितना है 0.04, ओमेगा का मान कितना है 2 पाई एफ, 2 गुणा 3.14 गुणा एफ 40 गुणा एल का स्क्वायर, एल कितना 0.5 तो स्क्वायर करोगे 0.25। इसको आप सॉल्यूशन करोगे, इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे एक चीज और देखो, यहां पे एक चीज और आती है कि अगर ये ऐसे घूम रहा है ना तो इसका कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, जैसे ये O है और ये A है, तो कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा और कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, इसकी बात आती है। देखो तुम्हारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल था, उसके ऊपर फोर्स कैसे लगता है, उसके फोर्स कैसे लगता है, L क्रॉस B, उसमें फोर्स कैसे लगेगा, L क्रॉस B से लगेगा, लगे ना, QVB चार्ज इनटू उसकी वेलोसिटी, यही होता है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या होता है, F क्या होगा अपने पास QV क्रॉस B, ठीक है। अब जो V होता है वो क्या होता है, V होता है R क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए V निकालो, V कहां आएगा, R कहां है बाहर की ओर और ओमेगा कहां है इस साइड में घूम रहे हो तो ऊपर की ओर, तो R कहां है आपका इधर, R कहां है इधर और जो ओमेगा है वो कहां है ऊपर की ओर, समझ रहे हो ना। R कहां है बाहर की तरफ, मतलब R कहां है R कैप के अंदर बाहर की तरफ, ठीक है, और ओमेगा कहां है ऊपर की तरफ, R कहां है बाहर की तरफ और ओमेगा कहां है ऐसे घूम रहा है तो ऊपर की ओर। तो ये क्रॉस R क्रॉस ये करोगे तो ये कहां आएगा, एक मिनट रुको, या इसको ऐसे देख लो आप, इसको ऐसे देखो, जब ये रोड इस साइड में घूम रही होगी, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किस दिशा में आएगी, हमेशा इस दिशा में आएगी, ठीक है ना। एक मिनट चेक और करने दो, वी आर क्रॉस ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा, तो वी इधर जाएगा तो वी क्रॉस बी बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे याद रखो, देखो वेग किस दिशा में होगा, कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है सर्कल में घूमेगा, जब लंबवत दिशा में बल लगेगा तो v तुम्हारे पास इस दिशा में है, v किस दिशा में इस दिशा में है और b किस दिशा में अंदर की ओर, तो v क्रॉस b जब भी लगेगा, v क्रॉस b जब भी लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा अंदर की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज आपके पास कहां आ जाएगा O के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो O सिरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसके विपरीत जो A सिरा है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी ओर बल किस दिशा में लगा O की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज था उसकी ओर बल किस दिशा में लगा आपके पास A की तरफ लगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं और ट्राई करूं तो R क्रॉस L, R क्रॉस ओमेगा, R क्रॉस ओमेगा करोगे आप तो क्या आएगा R क्रॉस Z, S फाई Z, तो ये हो गया S, ये हो गया फाई, तो जाएगा -5, +5 इधर होता है, +5 इधर होता है, ये हो जाएगा -5, तो V क्रॉस B ऊपर की ओर, ओमेगा क्रॉस R, ओमेगा क्रॉस R होना चाहिए, V है ना ओमेगा क्रॉस R होना चाहिए। एक मिनट रुकना, सर्च करता हूं मैं। हाँ देखो ये है ना, इस यहाँ पे ये गलती हो रही है अपने से, देखो एक मिनट इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। V बराबर क्या होगा ओमेगा क्रॉस R होगा, क्या होगा V बराबर ओमेगा क्रॉस R होगा, V बराबर क्या होगा ओमेगा क्रॉस R होगा, ठीक है, V बराबर ओमेगा क्रॉस R होगा। इससे देखो अब ओमेगा आपका कहाँ लग रहा है, ओमेगा है आपका जेड दिशा में, ऐसे घूम रहा नहीं तो ओमेगा आएगा ऊपर की ओर, ठीक है, जैसे ऐसे घूमता है तो ओमेगा कहाँ आएगा ऊपर की ओर, तो ओमेगा है ऊपर की ओर और R क्या है सेंटर से बाहर की ओर, R क्या लग रहा है सेंटर से बाहर की ओर, तो ओमेगा ऊपर जेड नीचे R, तो ओमेगा क्रॉस R कहाँ आएगा इस दिशा में। इसके लिए देखो जो आपको डायग्राम बना रखा है, ओमेगा कहाँ है मेरी तरफ, ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो मेरी तरफ, ओमेगा क्रॉस R, तो बल कहाँ लगेगा इस दिशा में, तो पार्टिकल पे जो वेग होगा वो किस दिशा में होगा इस दिशा में होगा, और जब पार्टिकल पे वेग आपके पास इस दिशा में आएगा तो V क्रॉस B पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा सेंटर की ओर, समझ गए ना। V क्या था अपने पास ओमेगा क्रॉस R, ओमेगा कहाँ है बाहर की ओर, R कहाँ इधर, तो लगा लो ओमेगा क्रॉस R, V कहाँ आएगा इधर, तो V इधर आ गया, तो V क्रॉस B
पार्टिकल पे फोर्स कहां लगेगा, अंदर की ओर, पार्टिकल पे फोर्स कहां लगेगा, अंदर की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, है ना, क्यू प्लस है तो प्लस वाला अंदर की ओर आ रहा था तो अंदर ही रहेगा, माइनस है तो दिशा चेंज, तो माइनस वाला कहां आ जाएगा, ए पॉइंट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यहां पे नेक्स्ट जो टॉपिक कहोगे आप वो रहेगा स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस। नया टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्टेंस। हिंदी में लिखोगे तो स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, देखो जब मान लो कोई कुंडली है या कोई परिनालिका है, उसके अंदर आप क्या करते हो, करंट फॉलो करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उस देखो दोबारा सुनो, इसमें जब भी कोई कुंडली है उसके जब फ्लक्स में चेंज होगा, खुद के ही फ्लक्स में चेंज होगा, जैसे कोई कुंडली है उसके आप जैसे ही फ्लक्स में चेंज करोगे तो उसके अंदर भी क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मतलब एक कुंडली में आपने जो फ्लक्स डाला, एक कुंडली के जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस फ्लक्स के में परिवर्तन के कारण ही उसमें क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, और उस विद्युत वाहक बल से अपने क्या निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब खुद से कितना प्रेरित हुआ, खुद से कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, वहीं से क्या बनता है, स्वप्रेरण बनता है, और वहीं से अपने पास निकल के आता है स्वप्रेरण गुणांक। तो आप यहां पे एक चीज देखो, मान लो कुंडली के अंदर कितने फेरे थे, एन फेरे थे, तो कुंडली से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक फेरे से संबंधित फ्लक्स फाई भी था, तो एन से फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन फेरों से एन फाई भी हो जाएगा। और जो एन फाई भी होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा, सिंपल सी बात है, आपको भी पता है वो कितना होगा, उस कुंडली के अंदर आपने कितनी करंट प्रोवाइड की, करंट करंट बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो जितनी ज्यादा धारा तुम प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। अब देखो समानुपाती का निशान हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आपके पास क्या है, एल है, कितना है, एल है, तो ये आ गया एल आई। ठीक है, तो जो आपके पास यहां पे जो एल आया है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। अब आप यहां पे देख सकते हो ई क्या होता था, ई होता था माइनस का डी फाई भी बेटा डी टी, अगर एन फेरे हैं तो माइनस का एन डी फाई भी बेटा डी टी, फाई क्या है, सिंगल से प्रेरित, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, माइनस का डी बेटा डी टी, एन फाई भी, एन फाई भी का मान लिख दो एल आई, तो ये बनेगा डी बेटा डी टी एल आई, एल कॉन्स्टेंट है तो एल बाहर, ये आ गया डी आई बेटा डी टी। ये भी चीज आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काफी हेल्पफुल फॉर्मूला है कि जो ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है कुंडली से रिलेटेड, वो क्या आता है, माइनस का एल डी आई बेटा डी टी आता है, जहां पे जो डी आई है वो धारा में परिवर्तन है, डी टी क्या है, समय के सापेक्ष, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या बता रहा है, ये उन कारणों का विरोध करता है जिनकी वजह से ये पैदा हुआ है। सिंपल सी बात, यहां से स्वप्रेरण गुणांक निकालना हो तो एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा माइनस का ई बटा डी आई बटा डी टी। एल का मात्रक देखो तो एल का मात्रक होता है, एल का मात्रक हो जाएगा अपने पास हेनरी, क्या रहेगा, हेनरी। एल को सिंपल वे में इंडक्टेंस भी कहते हैं, इंडक्टेंस। ठीक है, अब बात आती है किसी कुंडली, कोई भी कुंडली आपके पास, उससे उसमें कितनी आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो। जिस प्रकार आपके पास एक कैपेसिटर था उसमें आप एनर्जी स्टोर करते थे 1/2CV², इसी तरीके से यहां भी आप क्या कर सकते हो, किसी कुंडली के अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हो। तो यहां आप लिख सकते हो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इनटू ए कॉइल, स्टोर्ड इनटू ए कॉइल, की कॉइल है उसके अंदर आप कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ई क्या आ जाएगा, ई रहेगा आपके पास 1/2 LI², कितना आएगा, ई बराबर 1/2 LI²। ठीक है, ये क्या होगी, ये कुंडली से हो गई, या आप कह दो मैग्नेटिक फील्ड वाली होगी। ठीक है ना, तो यहाँ वहां पे क्या था, वहां पे थी 1/2 CV², तो ये लगभग उसकी जैसा ही आप देखो, तो वो कैपेसिटर था, यहाँ पे इंडक्टेंस आ गया, वहां पे वोल्टेज थी, यहाँ पे धारा आ गई, तो कितना आ गई 1/2 LI²। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है।
अब अपने पास आता है सोलेनोइड से रिलेटेड सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, L सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट रिलेटेड टू सोलेनोइड, परिनालिका से संबंधित स्वप्रेरण गुणांक, परिनालिका से संबंधित स्वप्रेरण गुणांक, परिनालिका से संबंधित आपको स्वप्रेरण गुणांक निकालना है। तो देखो कितना आया था, स्वप्रेरण गुणांक कितना था, यहां पे निकाल सकते हो ना, N∅B बराबर Li। सबसे पहले आता है N∅, N इंटू फ्लक्स, देखो स्वप्रेरण गुणांक होगा N∅ होगा अपने पास, इसको कितना लिखते हैं, L इंटू आई लिखते हैं। सिंपली बात करें, N∅ का मान देखो आप, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, N का N है, N का क्या पड़ा है, यहाँ पे N पड़ा है, फाई क्या होगा B इंटू का A, ओके, जो N है इसका N पड़ा है, B क्या लिखते हो, परिनालिका के लिए B क्या लिखते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हो, म्यू नोट स्मॉल ni गुणा A, जो स्मॉल n है ये क्या है, N गुणा म्यू नोट, स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो ये आपका I आ गया, ये आ गया, इसे लिखोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर म्यू नोट I इंटू A बटा L, ये क्या है Li है, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ गया, L क्या आ गया, I से I कट जाएगा, ये बन गया अपने पास म्यू नोट n स्क्वायर बटा L, n स्क्वायर म्यू नोट n स्क्वायर बटा L इंटू में आ गया A। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जो स्मॉल n था वो क्या था, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो n बराबर क्या आ गया, स्मॉल n इंटू L, ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है और वो दूसरा फॉर्मूला भी सही है, वो भी बना लो। तो L बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नोट n स्क्वायर L स्क्वायर इंटू A बटा L, L से L गया तो ये आ गया L बराबर म्यू नोट n स्क्वायर A इंटू का L। ये क्या आ गया अपने पास, किसी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक आ गया, क्या आ गया, किसी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक आ गया। अब बात आती है यहां पे अपने क्या यूज की है, निर्वात की पारगम्यता, है ना, किसके लिए यूज किया, वैक्यूम के लिए। अगर यहाँ पे मीडियम हो तो क्या आ जाएगा म्यू, तो ये बनेगा ऐसे, और म्यू का मान आपको पता ही है, म्यू नोट म्यू आर, यहां आ जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे L आ जाएगा, ठीक है। अब तुम ये भी देख सकते हो स्वप्रेरण गुणांक किस पे निर्भर करता है, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता और रिलेटिव पारगम्यता, मतलब परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी यहाँ पे, और राउंड्स पर लेंथ, राउंड्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे एरिया, ये लेंथ हो गया, ठीक है, इन चीजों पे निर्भर करता है। उसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी आपने देख लिया और सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट L भी देख लिया, और किसी सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट कैसे आएगा वो भी आपने देख लिया। अब अपने पास आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, एक कुंडली के अंदर जो फ्लक्स में चेंज हुआ उसी की वजह से उसके अंदर क्या इंड्यूस्ड हो गया, विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड हो गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अब दो कुंडलियां पास पास हो, या आप मान लो दो कुंडलियां आपस के अंदर क्या कर दी जाए, एक दूसरे के अंदर डाल दी जाए, जैसे ये पहली कुंडली है, ये क्या है, पहली कुंडली है, और इसी के अंदर एक दूसरी कुंडली डाल दी जाए इस तरीके से, ठीक है, ये दो कुंडली डाल दी, तो अगर आप एक के फ्लक्स में चेंज करोगे तो दूसरी के अंदर क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अगर एक के मैग्नेटिक फील्ड में आप चेंज करो, करंट में चेंज करो, तो दूसरे के अंदर क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहां किसका कॉन्सेप्ट आएगा, अन्योन्य प्रेरण के काम, अन्योन्य प्रेरण का कॉन्सेप्ट आएगा। एक में ईएमएफ चेंज, विद्युत वाहक, एक में विद्युत फ्लक्स चेंज होने से दूसरे में क्या आ गया, प्रेरण आ गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया, इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो वहां जो आपका फाई था वो क्या था, आई के समानुपाती था, या आप कह दो I1 के समानुपाती था, फाई 1 I1 के समानुपाती था, पर यहां पे क्या होगा, फाई 2 जो होगा वो I1 के समानुपाती होगा।
ठीक है, तो देखो वहां पे जो फ्लक्स था वो पहले का था, करंट भी पहले का था, यहां जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, दूसरे का होगा, पर वो जनरेट किसकी वजह से हो रहा है, पहले के अंदर आपने कितनी धारा प्रवाहित की थी उसकी वजह से। तो समानुपाती क्या आएगा, I1, समानुपाती का कांस्टेंट लगाओगे तो क्या आएगा, यहां आएगा M, यहां आएगा M 21, 21 का मतलब दूसरे में पहले की वजह से, M21 का मतलब क्या है, इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, द्वितीय कुंडली में प्रथम कुंडली की वजह से, ठीक है ना। मैं लैंग्वेज बैरियर को पार करते हुए दोनों लैंग्वेज में आपको समझाने की ट्राई करता हूं, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इशू ना आए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी इशू ना आए। तो N2 phi2 M21 I1 आ गया अपने पास, ठीक है। अब phi2 देखो आपके पास कितना आएगा, ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, तो जो इंड्यूस्ड आपके पास EMF आएगा सेकंड में वो कितना होगा, फ्लक्स में चेंज d/dt N2 phi2, सेम का सेम वही है जो पिछले में किया था, बस अंतर क्या है, वहां पे चल रहा था N phi मतलब पहली कुंडली से रिलेटेड, यहां चल रहा है दूसरी कुंडली से रिलेटेड, तो यहां क्या बन जाएगा, माइनस का M21 di1/dt, मतलब पहली कुंडली में जो धारा में परिवर्तन होगा उसके समानुपाती क्या होगा आपका, सेकंड कुंडली में EMF इंड्यूस्ड होगा। तो जो E2 आ गया वो कितना आ गया, माइनस का M21 di1/dt। यहां से आपको M21 निकालना हो तो ये कितना आ जाएगा, E2 बटा माइनस का di1/dt, इसका मात्रक भी क्या होगा, हेनरी होगा, क्या होगा, हेनरी होगा। अब बात आती है, इस प्रकार से दो परिनालिकाएं अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाए, ठीक है, तो वहां पे अन्योन्य परिणाम कितना आएगा, तो यहां लिख दो आप एक्सियल आपके पास क्या है, सोलेनोइड है, मतलब दोनों का एक्स क्या है, सेम है, एक्सियल सोलेनोइड। इस केस के अंदर आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, देखो आपके पास क्या था, सिंपली N2 phi2 बराबर M21 और यहां पे था I1। अब देखो जो इसको क्या लिखोगे आप, N2 का N2 पड़ा है phi2 के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसकी वजह से आएगा, phi2 के अंदर आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पहले वाली कुंडली की वजह से आएगा, समझ रहे हो ना। एक परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको आप जब दूसरे के एरिया से गुणा करोगे तो दूसरे से संबंधित क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो लिखो पहले से संबंधित वो कितना है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर कितना होगा, म्यू नॉट, रुको इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपको। N2 रहा, phi2 क्या लिखोगे, phi2 आपका रहेगा मैग्नेटिक फील्ड पहले की वजह से कितना है उसके सेंटर के ऊपर, और इनटू में एरिया किसका आ जाएगा, दूसरे का, दोनों का एरिया समान ही लिया है, ठीक है, तो समान भी ले सकते हो। N2 B का मान क्या होगा, म्यू नोट Ni, म्यू नोट Ni N1 I1, म्यू नोट Ni, एरिया दूसरे का ये रहा, ठीक है। और अब स्कोर कर दो तो ये क्या बना N2, ये कितना है म्यू नोट, ये कितना बनेगा N1/L1 और ये I1 और एरिया A, लेंथ भी दोनों के लिए क्या लिए, समान लिए, तो क्या बन गया म्यू नोट N1 N2/L1, यहां आ जाएगा I1 गुणा क्या है A, तो ये है अपने पास M21 I1, तो यहां से I1 कैंसिल, M21 क्या आ गया, M21 अपने पास आ गया म्यू नोट N1 N2 बटा लेंथ अगर L हो तो L और L1 हो तो L1, ये आपके पास क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट आ गया। आपको पता है जो N1 है वो क्या है, स्मॉल n1, इतना होता है ना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो यहां से N1 क्या आएगा, N1 L1 या L लेंथ हो तो L आ जाएगा, तो इसी तरीके से M21 कितना आ जाएगा, म्यू नोट का म्यू नोट कैपिटल N1 कितना आ जाएगा, स्मॉल n1 इंटू L और ये N2 इंटू L इंटू A/L, तो जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस था वो कितना आ गया, म्यू नोट N1 N2 और अपने पास ये आ जाएगा एक L से L गया तो L इंटू का A, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया।
और अगर ये क्या हो, मीडियम हो, वो तो किस में आ गया, वैक्यूम में आ गया। अगर मीडियम होगा तो वहां पे म्यू आएगा, म्यू आ गया तो वहां पे क्या आ गया, म्यू नॉट म्यू आर। तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर और N1 N2 इंटू एल इंटू का ए। ठीक है, वहां पे जो म्यू है इजिकल टू क्या हो गया, म्यू नॉट म्यू आर, और ये क्या हो गया, परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम हो गया। और ध्यान रखना अनोन्य प्रेरण जो है, तो चाहे वो आप दूसरे का पहले के सापेक्ष निकाल लो या पहले का दूसरे के सापेक्ष निकाल लो, ये क्या होता है, हमेशा बराबर ही होता है। ठीक है, अगर आपको बराबर नहीं दे रखा तो आप इसको बराबर मानेंगे क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरेटर। क्या आता है, जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, देखो जनरेटर में क्या होगा कि आपके पास दो चुंबकीय ध्रुव होंगे N और S, इसके बीच में आपके पास कुंडली होगी लगभग आयताकार। ठीक है, इसके अंदर ये इस प्रकार से घूम रही होगी ओमेगा, करंट फ्लो हो रही होगी I। ठीक है, इससे आर्मेचर कनेक्ट होगी। तो जब ये कुंडली घूमेगी, इससे संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर इसके अंदर क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो इसमें धारा जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, धारा जनरेट होगी। यहां पे सिंपली देख लो, जो आपके पास फ्लक्स होगा, इससे जो फाइनल फॉर्मूला आता है अपने को, उसी से मतलब है, उसी से क्वेश्चन करने हैं। तो वो देखो, इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 ईयर फ्लक्स कितना होता है, बी डॉट ए। तो यहां होगा n फेरे हैं, तो n फेरे गुणा b डॉट ए वेक्टर, तो ये होगा n बी ए कोस थीटा। ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है तो यहां क्या आएगा, कोस ओमेगा टी। ये आ गया अपने पास 5e। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना आएगा, ई आएगा माइनस का डी 5e बटा डी टी। करो अवकलन, तो माइनस का क्या है, एन बी ए है तो है ही, एन बी ए तो है ही, कोस ओमेगा टी का अवकलन कर दो dt के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा कोस का माइनस साइन, तो ये लो माइनस साइन ओमेगा टी। तो क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा ओमेगा। तो आपके पास ई क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया, ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। या आपको इसको लिख सकते हो एप्स ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहां आपके पास ई नोट क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, ये कितना आ गया, एन बी ए ओमेगा। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम या मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर करंट निकालनी हो तो करंट क्या होगी, आई बराबर क्या होता है, ई बटा आर, ई का मान ई नोट बटा आर साइन ओमेगा टी। बस ई नोट बटा आर को क्या लिख दोगे, आई नोट साइन ओमेगा टी। बस ये आपका जो जनरेटर टॉपिक है वो यहां पे फिनिश होता है। अब अपने पास एक टॉपिक और बचता है जो इस चैप्टर का तो नहीं है, पर उसके क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, तो वो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं। ठीक है, वो है अपने पास ट्रांसफॉर्मर। यहां सिर्फ ये फॉर्मूले यूज करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी इनके आगे पीछे की चीजें भी बता दी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इन फॉर्मूलों को यूटिलाइज करने में। तो आगे वाला जो टॉपिक है अपने पास वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ये अगले चैप्टर का टॉपिक है, अगर वहां आएगा तो वहां इसके क्वेश्चन करवा देंगे। इससे जो अगला लेक्चर आएगा वहां तो इसके प्रैक्टिस में क्वेश्चन करेंगे ही, जो अगर आगे वाले चैप्टर में भी इसके क्वेश्चन होंगे तो वहां भी करवा देंगे। इसके जो फॉर्मूले हैं, इसकी जो थ्योरी है वो अपने यहीं देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर देखो, ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें देखो क्या होता है,
इसमें दो कुंडलियां होती है इस प्रकार से, एक कुंडली यहां, एक कुंडली यहां, और उनके बीच में काम कर रहा होता है प्रेरण। ठीक है, आप पहले के फ्लक्स में चेंज करते हो, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो उसकी वजह से उसमें भी क्या जाता है, तुम्हारा विद्युत फ्लक्स जनरेट हो जाता है और धारा वगैरह वोल्टेज वगैरह सब जनरेट हो जाती है। ठीक है, यहां मानते हैं इस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या Np है, प्राइमरी कुंडली है, यहां Ns है, यहां वोल्टेज होगी वो Vp होगी, यहां वोल्टेज होगी वो Vs होगी, यहां जो पावर होगी वो Pp होगी, यहां जो पावर होगी वो, देखो इसको इनपुट बोल दो, Pi बोल दो, है ना, इनपुट पावर, यहां जो पावर होगी वो P होगी, P आउटपुट होगी, यहां जो करंट होगी वो I प्राइमरी होगी, यहां जो करंट होगी वो I सेकेंडरी होगी। ये P होगा ना, P प्राइमरी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको PI लिखा है और कोई रीजन नहीं है। इसको चाहो तो आप PP भी लिख सकते हो और इसको PS भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर रहते हैं। अब इनके अंदर मान लो, इनके अंदर जो रेशियो रहता है किसी भी चीज का, जो पावर रहता है ना, वो तो सिंपली ऐसे रहेगा PI और P आउट। ये कब है, जब इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितनी है, 100% है, और एफिशिएंसी 100% ना हो और एफिशिएंसी निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी निकलेगी पी आउट बटा PI गुणा 100%। ये एफिशिएंसी निकालने का तरीका है अगर एफिशिएंसी दी हुई ना हो तो। बाकी अगर नहीं बोला तो आप 100% मान के चलोगे, और अगर बोल दे एफिशिएंसी 100% है तो भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बाकी इसके वोल्टेज के करंट के क्या रेशियो रहते हैं उनका सिंपल फॉर्मूला देख लो, वोल्टेज सेकंड में बटा वोल्टेज फर्स्ट में, प्राइमरी में, इसका रेशियो इसके जो राउंड्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आ जाएगा NS, ये आ जाएगा NP सिंपली। ओके, और इसी पे रिलेट करेगा आपका वोल्टेज आ गई, इसी पे रिलेट करेगा EMF, ES बटा EP, और इसी पे आपका इस कांस्टेंट को आप कहते हो कि K, जो करंट है ना वो उल्टा होगा, जैसे NS है NP है ना, तो ऊपर क्या आएगा IP आएगा और नीचे क्या आएगा IS आएगा, समझे ना। वोल्टेज के लिए VS बटा VP, नंबर ऑफ टर्न्स NS बटा NP, मतलब जहां S वहां S, जहां P वहां P, किसके लिए, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए और वोल्टेज के लिए, या फिर कह दो आप EMF के लिए। ठीक है, करंट के केस में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, देखो PI बराबर क्या था, P आउटपुट था, PI क्या होगा, करंट प्राइमरी में और वोल्टेज प्राइमरी में, यहां पे करंट सेकेंडरी में और वोल्टेज सेकेंडरी में, तो यहां निकालो IP बटा IS कितना आया, VS बटा VP आया, तो उल्टा आ गया ना, इसलिए हमने यहां पे उल्टा यूज किया है। तो इसको आप क्या करोगे, इस चीज को स्पेशल ध्यान रखोगे, इससे तुम्हारे लगभग सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, VS बटा VP बराबर NS बटा NP बराबर ES बटा EP बराबर K बटा IP बटा IS। मेन तो ये तीन ही चीज है। वोल्टेज का ध्यान रखना, ये सेम है, जो करंट वाला है वो इससे उल्टा हो जाएगा, EMF है वो तो सेम ही है, वोल्टेज ही है वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो आप ध्यान रखना कि जो वोल्टेज है प्राइमरी कुंडली की, जो वोल्टेज है वो, और सेकेंडरी कुंडली में जो वोल्टेज आएगी, प्राइमरी कुंडली जो प्रथम कुंडली है उसमें जो वोल्टेज है और सेकेंडरी कुंडली में जो वोल्टेज आएगी, इनके मध्य क्या होता है, फेज एंगल कितना होता है, कला कोण कितने का रहता है, पाई का रहता है। ये क्या रहते हैं, विपरीत कला में रहते हैं। किसमें रहते हैं, विपरीत कला में रहते हैं। प्राइमरी कुंडली में वोल्टेज और द्वितीय कुंडली में वोल्टेज जो है वो फेज एंगल कितना रहेगा उनके बीच में, कला कोण कितना रहेगा, कलांतर कितना रहेगा, पाई का रहेगा। ठीक है, सेकंड चीज आती है, यहां क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का पालन होता है। पूछ भी लिया जाए कौन से नियम का पालन होता है, तो ऊर्जा संरक्षण का, एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्वेशन का यहां पे पालन होता है। और तो इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें और है वो भी देख लो, 1 से 2 पॉइंट ज्यादा नहीं है। एफिशिएंसी मैंने लिखाई दिया, और दक्षता का एक फॉर्मूला और बनता है, वो भी पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, तो उसी हिसाब से देख लो। ये हो जाएगा P इनपुट माइनस पावर लॉस, P इनपुट कितनी आई उससे पावर लॉस कितना हो गया, बटा P इनपुट टोटल कितनी थी, गुणा क्या हो जाएगा 100%। इसी से रिलेटेड ही अगर P आउटपुट की फॉर्म में देना हो तो सिंपल बात है, नीचे ज्यादा आना पड़ेगा, तो P आउटपुट प्लस P लॉस, पावर लॉस बटा P आउटपुट इंटू 100%। ये भी आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। बाकी एक तो वो था ही PI, ऊपर P आउटपुट नीचे PI इनपुट वाला, पावर इनपुट और P पावर आउटपुट और इंटू 100%। आउटपुट मतलब निर्गत, और निर्गत अपने पास निर्गत शक्ति,
और नीचे पी आई मतलब इनपुट शक्ति, निवेशी शक्ति। अब देखो एक मैंने लिखाया ऊंचाई अपचाई। ऊंचाई कब होगा? जब एनपी ऊंचाई होता है सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। अपचाई क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? प्राइमरी में ज्यादा होंगे। समझ गए ना आप कि सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा वोल्टेज। तो इसमें सेकेंडरी में ज्यादा है, टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा, तो उसका क्या हो गया? ऊंचाई हो गई, वो वोल्टेज बढ़ गई। इसमें क्या था? सेकेंडरी में टर्न्स कम कर दिए तो वोल्टेज घट गई, तो इसका नाम अपचाई, इसका नाम ऊंचाई, इसका नाम स्टेप अप हो गए ना टर्न्स। इसमें स्टेप डाउन क्या हो गई? स्टेप डाउन। क्यों? क्योंकि टर्न्स क्या हो गए? डाउन हो गए। उसके बाद आता है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। एनर्जी लॉस पहला तो किसकी वजह से होगा? कि रेजिस्टेंस होगा कुंडली का कुछ ना कुछ, उसकी वजह से होगा। तो ये होगा अपने पास आई स्क्वायर आर। ये क्या होगा? पावर लॉस। पावर लॉस किसकी वजह से होगा? आई स्क्वायर आर की वजह से होगा, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वजह से उसके अंदर आई स्क्वायर आर पावर लॉस हो जाएगा। एक आता है अपने पास एडी करंट। एडी करंट हिंदी में बोलोगे तो भंवर धाराएं, उसकी वजह से भी पावर लॉस होता है। ठीक है ना, एडी करंट या भंवर धाराओं की वजह से भी पावर लॉस होता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? पटलित क्रोड यूज ली जाती है। कौन सी? पटलित क्रोड। ये मैं बताता हूं पटलित क्रोड क्या होती है। देखो आपने कभी ट्रांसफार्मर देखा होगा, होता है ना ट्रांसफार्मर पत्तियों पत्तियों वाला होता है। आपने एलिमीटर देखा होगा। एलिमीटर मतलब मान लो कभी नहीं देखा, कोई टीवी है, कोई सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम, उसका चार्जर बहुत बड़ा होता है। जब उसको खोलोगे तो उसके अंदर एलिमीटर लगा होता है पत्तियों पत्तियों के रूप में, ऐसे पत्तियों पत्तियों के रूप में। ठीक है, तो वो जो उसकी क्रोड है ना कंप्लीट लोहे की नहीं बनाई, वो पत्तियों के रूप में बना दी। क्या बना दी? प्लेट्स के रूप में बना दी। उसको क्या बोलते हैं? पटलित क्रोड। तो एडी करंट को कम करने के लिए पटलित क्रोड का यूज लिया जाता है। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा है सेथिल्यानी। सेथिल्यानी तो आप जानते ही हो, हिस्टेरिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरिस लॉस। इसको कम करने के लिए क्या है? कच्चे लोहे के बनाओ। जो क्रोड होते हैं ना वो किसके बनाओ? कच्चे लोहे के या नरम लोहे के। नरम लोहे क्या बनाओ? क्रोड बनाओ। अब देखो ये जो है आर, यहां पे अगर आर को कम कर दो आप तो लॉस कम हो जाएगा। तो इस लॉस को कम करने के लिए आप क्या बनाओ? अब देखो जो आर है वो क्या होता है? आर रो एल अपॉन ए। अगर तुम एरिया बढ़ा दो तो वो क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। आपको आर कम करना है तो आर होता है रो एल अपॉन ए, तो एल बढ़ा दो तो ये कम हो जाएगा। तो जो तांबे के तार है, तांबे के जो तार है उनका क्षेत्रफल क्या रखा जाता है? ज्यादा रखा जाता है। मोटे तांबे के तार यूज किए जाते हैं। किसके? मोटे तांबे के तार यूज किए जाते हैं। यूज किए जाते हैं मोटे तार मतलब थिक वायर्स। इंग्लिश में लिखना हो तो आप लिख लो थिक वायर्स। ओके, बस इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर है आपका अल्टरनेटिंग, जो अपने चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां पे फिनिश होता है। इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। इसको आप कंप्लीट नोट डाउन करना और क्वेश्चन अपने इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन होंगे, लगभग 30 के अप्रोक्स क्वेश्चन होंगे अपने पास। ओके, बाकी अपने जो वीडियो है लेक्चर बेसिस वीडियो जो है वो रेगुलर बेसिस पे आ ही रहे हैं। तो आप अच्छा स्पोर्ट बनाए रखें। अपने काफी सब्सक्राइबर भी अच्छे हो गए हैं, लगभग 775 सब्सक्राइबर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ये 1000 का जो तुम्हारा ट्रेडमार्क होता है उसको भी क्रॉस कर लेंगे। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। अपने भाइयों बहनों साथ तैयारी करने वालों घर वालों के फोन से चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके साथ वीडियो शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।